प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेक्चर निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर बीकॉम पार्ट 3। विद्यार्थियों, रेजिडेंस ऑफ एसएससी से तात्पर्य क्या है? What do you understand by residence of SSC? या दूसरे शब्दों में हम करदाताओं का निवास स्थान क्या होता है? आयकर अधिनियम में करदाता के निवास स्थान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सभी प्रकार के करदाताओं का कर दायित्व उनके निवास स्थान पर निर्भर करता है। धारा 6 के अनुसार निवास स्थान के दृष्टिकोण से करदाताओं की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, भारत के निवासी, जिनको हम रेजिडेंट इन इंडिया कहते हैं। नंबर 2, भारत के असाधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। और तीसरा, अनिवासी, नॉन रेजिडेंट, जो भारत में नहीं रहते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष से संबंध में होता है। कर निर्धारण वर्ष का निवास स्थान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गत वर्ष के निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग होता है। एक करदाता जो अनेक वर्षों में भारत का निवासी हो और किसी गत वर्ष भारत में बिल्कुल भी ना रहा हो, उस गत वर्ष के लिए वो नॉन रेजिडेंट या अनिवासी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के करदाताओं के निवास स्थान के संबंधित करने से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम भारत में आयकर की विभिन्न धाराओं में निर्धारित की गई है, जो निम्नलिखित है। व्यक्ति का निवास स्थान, रेजिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के आधार पर होता है। नंबर 1, निवासी होने के कारण एक व्यक्ति को निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक है। नंबर 1, प्रथम शर्त में 2 परिस्थितियां बनाई गई है, जिनमें से किसी भी एक के पूरी होने पर प्रथम शर्त पूरी होनी मानी जाती है। प्रथम शर्त की 2 परिस्थितियां निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रथम वर्ष में यदि एक व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो इस अवधि के लिए भारत में लगातार रहा हो। वो जब चाहे और जितनी बार चाहे विदेश जा सकता है, आ सकता है, मगर भारत में उसका निवास 182 दिन से अधिक होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त ये है कि यदि वो व्यक्ति गत वर्ष में तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो, तो गत वर्ष में भी वो कम से कम 6-60 दिन भारत में रहा है। यहाँ पर भी करदाता का
365 दिन एवं 60 दिन लगातार रहना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थियों, अगर हम इसकी स्पष्टीकरण कर देंगे तो ऐसे व्यक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक है तथा जो किसी भी गत वर्ष में भारत के बाहर रोजगार हेतु भारत छोड़ देता है अथवा जो किसी भारतीय समुद्री जहाज़ी बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है, तो उस गत वर्ष में ऐसी व्यक्ति करदाता को उस अनुसार निवासी उसी दिशा में माना जाएगा जब वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रथम वर्ष शरतगत में 182 दिन भारत में रहने की पूरी होती है। दूसरा स्पष्टीकरण के तौर पर ऐसे व्यक्तियों की दिशा में जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है तथा जो विदेश में रह रहा है, किसी भी गत वर्ष में भारत आता है, तो उस वाक्य बी के अनुसार उस व्यक्ति को किसी गत वर्ष के निवासी उसी दिशा में माना जाता है जब वो कम से कम 182 दिन का गत वर्ष में भारत में रहा हो। विद्यार्थियों, ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना अथवा अपने माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी में से किसी भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का भारतीय मूल का माना जाता है। अविभाजित भारत में क्या आवश्यक आशय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। दूसरा, यदि वो व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो, दूसरे शब्दों में कि उससे 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को पूरा किया हो। और तीसरा पॉइंट के आधार पर यदि वो गत वर्ष से तुरंत पिछले 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। विद्यार्थियों को पूरे 3 शर्तों में से प्रथम शर्त को आधारभूत शर्त एवं बाद के 2 शर्तों को अतिरिक्त शर्त कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों को समझने के लिए कि पहला शर्त जो है वो आधारभूत शर्त है और बाद के जो शर्तें हैं उसको अतिरिक्त शर्तें माना जाता है। विद्यार्थियों, असाधारण निवासी व्यक्ति कौन है? हु इज़ द नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल। यदि कोई व्यक्ति निवासी होने के लिए 3 आवश्यक शर्तों में से प्रथम शर्त को ही पूरी कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, तो वो व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। विद्यार्थियों, एक और परिभाषा नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अनिवासी व्यक्ति, बहुत इम्पोर्टेंट है हमको ये जानने के लिए कि हु इज़ द नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अनिवासी व्यक्ति वो होता है जो निवासी होने के लिए आवश्यक 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की पूरी नहीं करता। दूसरे शब्दों में प्रथम शर्त में बताई गई 2 परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति दूसरी और तीसरी शर्त को पूरी कर देता है परंतु प्रथम शर्त की 2 परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अनिवासी ही
समझा जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनिवासी व्यक्ति के लिए कौन कौन से परिभाषाएँ बहुत ही उचित हो सकती है। एक और परिभाषा हमारे समक्ष समझने की आवश्यकता है कि हिंदू अविभाजक परिवार का निवास स्थान क्या हो सकता है। What can be the residential status of the Hindu undivided family? निवासी, जिसको हम रेजिडेंट कहते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में किसी उसके प्रबंधन एवं नियंत्रण के स्थान तथा उसके कर्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें भी विद्यार्थियों 3 शर्तें लागू होती है। नंबर 1, यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध और नियंत्रण कोई भी भाग भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों में अभिप्राय निजी एवं घरेलू कार्यों से नहीं होता है, परंतु कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिससे कर योग्य आय प्राप्त होती है तथा जिनके करने का अधिकार कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को होता है। उन्हें सहभागियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, इंडिविजुअली, बट एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरी शर्त जो इसमें रखी गई है विद्यार्थियों, वो है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले से 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। और तीसरा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले से 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ कि यदि कोई करदाता आय में के किसी एक साधन के लिए गत वर्ष में भारत का निवासी हो तो उसी प्रकार के आय के लिए गत वर्ष का निवासी होगा। उदाहरण के तौर पर एक फर्म के 2 व्यवसाय हैं तथा उन्हें विदेश में पूंजी लाभ और अन्य साधनों में से आय है। एक व्यवसाय का आंशिक प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित है तथा उसके व्यवसाय के लिए निवासी हैं। ऐसे दूसरी फर्म जिसके व्यवसाय के लिए निवासी होगी, चाहे वो भारत के बाहर है तथा उनका प्रबंध और नियंत्रण भी कुछ साझेदार पूर्णतः भारत के बाहर से ही करते हैं। वो विदेश में प्राप्त पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय के लिए भी निवासी होंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। वो विदेश में उपार्जित एवं प्राप्त पूंजी लाभ अन्य साधनों के लिए आय के लिए भी निवासी होंगे। ये सारी आय भारत में कर योग्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।